हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल स्टडी मौका। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का चैप्टर संसाधन एवं विकास। ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं संसाधन एवं विकास के बारे में। संसाधन क्या होते हैं और यहाँ पर विकास से क्या अभिप्राय है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं संसाधन क्या है, यानी रिसोर्स क्या। तो देखिए, प्रत्येक वस्तु पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर हमारा वातावरण जो है, तो उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है, यानी कि हमारे पास इतनी जो है आर्थिक क्षमता है ताकि हम उसको उपयोगी बना सकें, तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी कि वो किसी की भी सांस्कृतिक मान्यताओं को नुकसान ना पहुंचाए, खंडन ना करे, तो वो एक संसाधन कहलाई जा सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप जिस फ़ोन से पढ़ रहे हैं वो भी एक संसाधन है, या फिर हम देखिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, वो भी एक संसाधन है। पेड़ पौधे ये हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ये यानी कहीं ना कहीं हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं, ये संसाधन है। पेड़ों द्वारा जो लकड़ी दी जाती है वो भी एक संसाधन है। पेड़ों द्वारा फल दिया जाता है, उसका हम भूख मिटाने में उपयोग कर सकते हैं। तो क्या है, ये एक संसाधन है। यानी कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है या पूरा करने में उपयोग की जाती है, और जिसको बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, तथा आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है, यानी संसाधन कहलाती है। अब देखिए, संसाधन का विकास से अभिप्राय मतलब कुछ जो वस्तुएं होती हैं हम उनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं कर सकते, तो उनको विशेष प्रोग्रामों के द्वारा जो उपयोगी बनाया जाता है, इसी को हम संसाधनों का विकास कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए, संसाधनों को अलग अलग आधारों पर कई प्रकार में बांटा गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो संसाधन जो है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। यहाँ समझ लेते हैं, संसाधन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक तो आपका प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, तथा मानवीय संसाधन। मानवीय मतलब मैन मेड, ठीक है। तो नेचुरल के अंतर्गत जो है आपके वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन आते हैं। और जो आपका मानवीय है उसके अंतर्गत विभिन्न स्ट्रक्चर हैं, बॉडीज़ हैं और जो संस्थाएं बनाई गई हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता, ये मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरण में भी दो प्रकार के होते हैं आपके, सतत प्रवाह वाले और जैव संसाधन। अनवीकरणीय भी आपके दो प्रकार के, पुनः चक्रीय, जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जिनके बारे में भी आगे बताऊंगा आपको, तथा अचक्रीय संसाधन। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको और डीपली। संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधनों को देखिए अलग अलग आधारों के आधार पर जो है वो विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला आपका देखिए उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि संसाधनों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है उसके आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, जैव संसाधन तथा अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से प्राप्त होती है तथा जिनके अंदर जो है जीवन व्याप्त होता है, यानी वो सजीव होते हैं। अजैव संसाधन जिनकी उत्पत्ति जो है वो मतलब अजैव होते हैं, यानी कि उनके अंदर जीवन नहीं होता, जैसे कि रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ये अजैव संसाधन हैं। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता यानी कि खत्म होने के आधार पर कोई संसाधन समाप्त हो सकता है, यानी लिमिटेड और अनलिमिटेड के आधार पर जो है बांटा गया है। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर, यानी कि स्वामित्व मतलब किसी भी संसाधन पर किसका अधिकार है, किसका मालिकाना हक है, उसके आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और आपके राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर पर आधार पर, मतलब किसी की संसाधन जो है उनका विकास कितना हुआ और कितना नहीं हुआ, उसके आधार पर भी हम संसाधनों को वर्गीकृत करते हैं। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष के रूप में। अब चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर जैसे कि मैंने बताया, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिनकी उत्पत्ति जो है जीव मंडल से होती है। जीव मंडल क्या है दोस्तों, जो आपका
सॉरी, देखिए जीव मंडल क्या है। जीव मंडल जो है वो स्थल मंडल, जल मंडल और जो आपका वायुमंडल है उसके बीच का एरिया जो है वो जीव मंडल कहलाता है। ये वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है जो तीनों में कॉमन है, ये क्या है, जीव मंडल। ये जीव मंडल है, यानी कि ये सब में तीनों में पाया जाता है। और जो जैव संसाधन होते हैं उनको तीनों की ज़रूरत होती है, वायु की भी, जल की भी और स्थल की भी, वायु की भी और जल की भी। तो यानी कि जिनकी उत्पत्ति जीव मंडल से होती है वे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आपके हो जाएंगे हंस, देखिए जैसे कि आपका मनुष्य है, और वनस्पति को भी पानी की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है, वायु की ज़रूरत होती है। प्राणी जात जिसके अंतर्गत आपके देखिए शेर, चीता, हाथी और अन्य पशु आ सकते हैं। मत्स्य जीवन यानी मछली तथा पशुधन, ये सब क्या है, जैव संसाधन है। अजैव संसाधन मतलब जिनके अंदर जीवन व्याप्त नहीं होता, जो मतलब निर्जीव होते हैं, उनको हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि देखिए कार हो सकती है, आपका हेलीकॉप्टर हो सकता है, हवाई जहाज हो सकता है, ये क्या है, सब अजैव संसाधन है। रॉक्स हो सकती हैं, मेटल्स हो सकते हैं। समाप्यता के आधार पर दूसरा देखिए वर्गीकरण का आधार है, समाप्यता के आधार पर यानी लिमिटेशन के आधार पर। तो देखिए समाप्यता के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन मतलब जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत यानी कि पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, दोबारा उपयोगी बना सकते हैं, उनको हम नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि आपका सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, जल तथा वन एवं वन्य जीवन, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जैसे कि देखिए सौर ऊर्जा की अपरंपार संभावना, यानी कि अगर हम उसका रोज़ भी उपयोग करें तो वो खत्म नहीं होगी, यानी वो नवीकरणीय योग्य है। उसको हम देखिए विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उपयोग में लाती हैं, जैसे कि सोलर पैनल लगे होते हैं। पवन ऊर्जा जो है देखिए आपके ये, तो ये क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अनवीकरणीय योग्य संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनका जो है एक बार अगर हम उपयोग में लाएँ तो वो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हम इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि तेल, कोयला आदि। अब इसके अंतर्गत भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो चक्रीय मतलब जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास पीतल है, अगर पीतल एक संसाधन है, पीतल के गिलास हैं, अगर वो ख़राब हो गए तो फिर हम उसको पिघला कर जो है, यानी कि विभिन्न जो मेथड हैं आपकी प्रक्रिया, उनके द्वारा पीतल, हालांकि गिलास ना बने भले से ही, लेकिन हम मूर्ति वगैरह बना सकते हैं, या कोई अन्य अगर हम चीज़ बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं रिसाइकिल, यानी हम दोबारा उसको चक्रीय रिसाइकिल करके उपयोग में ला सकते हैं। और तथा दूसरे होते हैं आपके अचक्रीय, यानी कि जो एक बार उपयोग में लाकर किसी भी विधि से, यानी हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। जैसे कि आपका पेट्रोल है, पेट्रोल अगर हम एक बार यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, उड़कर ख़त्म हो जाता है, यानी जीवाश्म ईंधन जो है वो अचक्रीय है। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व यानी किसी भी संसाधन पर किसका हक होगा, इसके आधार पर। व्यक्तिगत संसाधन यानी कि आप जो हमारे पर्सनल स्वामित्व में होते हैं, जिन पर हमारा व्यक्तिगत मालिकाना हक होता है, उसको हम बोलते हैं स्वामित्व, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि आपका भूखंड यानी ज़मीन, किसी भी किसान की ज़मीन हो सकती है, घर पर हमारा खुद का स्वयं का हक है यानी स्वामित्व, और अन्य जायदाद के मालिक जो है वो निजी व्यक्ति होते हैं। अब देखिए सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों की बात करें तो ऐसे संसाधन जिन पर पूरे समाज का अधिकार हो, यानी समुदाय का अधिकार हो। जैसे कि आपके सार्वजनिक पार्क हो सकते हैं, देखिए क्योंकि जो पार्क होते हैं उस पर हम जो है पूरी कॉलोनी के या फिर पूरे शहर के लोग जा सकते हैं, उस पर पूरे समुदाय का हक है। और इसी प्रकार से आपके तालाब हो सकते हैं, या फिर गांव में जो है चारागाह हो सकते हैं, जहाँ पर पूरे गांव के जो पशु हैं वो चरने जा सकते हैं। या फिर आपका जो कब्रिस्तान है, वहाँ पर देखिए सभी लोगों को दफनाया जाता है मुस्लिमों में, तथा जो हिंदू होते हैं वहाँ पर शमशान होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, सामुदायिक संसाधन है। राष्ट्रीय संसाधन, देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। सरकार चाहे तो उन पर जो है अपना अधिकार कर सकती है। तकनीकी तौर से सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, लेकिन जो अगर फिर भी हम बात करें तो देखिए जो आपकी राष्ट्रीय सड़कें होती हैं, या फिर आपके जो पार्क होते हैं, या ये सड़कें वगैरह और जो प्लेटफॉर्म स्टेशन वगैरह, ये क्या है,
या रेलवे वगैरह ये सब सरकारी प्रॉपर्टी है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, 200 समुद्री मील की दूरी किलोमीटर काट कर आप समुद्री मील लिख लें यहाँ पर, 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन, यानी जो महासागर में पाए जाते हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इन पर कई देशों का हक होता है, कई देशों का स्वामित्व होता है, और इनका जो उपयोग है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जिनके सभी देश सदस्य होते हैं, जो जिन पर मतलब जिनके जो बीच में आते हैं वो संसाधन, तो उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की हेल्प से ही, सहायता से ही, सहमति से हम उनका उपयोग कर सकते हैं। चौथा आधार है आपका विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर देखिए संभावी संसाधन पहला है आपका। संभावी संसाधन मतलब वैसे संसाधन जिनकी संभावना तो है कि हम फ्यूचर में उपयोग ला सकें, परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, जैसे कि भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान एवं गुजरात में पाई जाने वाली पवन और सौर ऊर्जा की अपरंपार संभावना है कि हम इन्हें आगे टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग में ला सकें। ये क्या है? संभावी संसाधन, यानी ये संभावना है इनके उपयोग की। विकसित संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, सर्वे किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाती है। भंडार क्या है? भंडार मतलब ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, परंतु जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है कि हम उनका उपयोग कर सकें। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, जैसे कि ज्वलनशील गैस और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में मिलाया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, जिस वजह से हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। संचित कोष मतलब ऐसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है और जिनका उपयोग टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया, जैसे कि बांधों में जल और वन, ये क्या है? हमारे संचित कोष है, संचित भंडार का हिस्सा है एक प्रकार से। देखिए ये था हमारा आज का जो पहला वीडियो। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।